Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry by Mishal. In this video we will discuss about tautomerism. Tautomerism क्या होता है? Tautomerism is a phenomena which involves simple proton transfer. जब हमने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की बात की थी तो उसमें हमने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन को जो है वो मूव करवाया था, उसको डीलोकलाइज करवाया था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही, बल्कि क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, टोटोमेरिज्म के अंदर इंट्रामोलेकुलर जो है हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, यानी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके अंदर ही एक एटम से दूसरे एटम की तरफ प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि एक नया मॉलिक्यूल जनरेट होता है जब ट्रांसफ़र के थ्रू, और वो हमारे पास पहले वाले जो मॉलिक्यूल है उसका आइसोमर होता है। क्यों आइसोमर होता है? इसकी रीज़न ये होती है कि जैसे देखें, अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है वो ये आपका जो एटम लगा हुआ है ये ए है, ठीक है, और ये आपके पास एटम लगा हुआ है बी। ठीक है, अब हमारे पास आपका जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र है ना, वो जो एटम ए है उससे हो जाता है एटम बी पे। ठीक है, लेट्स सपोज ये मैं सिंपल सी एग्जांपल दे रही हूँ बस प्रोटॉन ट्रांसफ़र को समझाने के लिए, ठीक है, कि आइसोमर्स क्यों है एक दूसरे के। अब अगर ये वाला प्रोटॉन यहाँ पे चला जाए, ठीक है, अगर ये यहाँ पे चला जाएगा तो ओवरऑल जो हमारे पास मोलिक्यूलर का जो फार्मूला रहेगा, जो मोलिकुलर वेट जो होगा वो तो सेम रहेगा ना, उसका मोलिकुलर फार्मूला तो चेंज नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो दूसरा मोलिक्यूल जनरेट हो रहा है जिसके दूसरे के पास हाइड्रोजन है वो, और ये जो फर्स्ट वाला है ये दूसरे के क्या है, आइसोमर्स है। ये मैंने वैसे ही सिंपल सी एग्जाम्पल दी है सिर्फ समझाने के लिए कि प्रोटॉन ट्रांसफर से हमारे पास क्या जनरेट होते हैं, आइसोमर्स। ठीक है, यानी हमारे पास ये क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन ट्रांसफर होता है इन एन इंटरमोलेकुलर फैशन। ठीक है, और इस फिनोमिना को कहते हैं टोटोमेरिज्म। और टोटोमेरिज्म के रिजल्ट में हमारे पास आइसोमर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं टोटोमर्स। Tautomers are the isomers of a compound which differ only in the position of proton and corresponding adjustment of a डबल बॉन्ड। यानी हमारे पास क्या होता है कि टोटोमर्स ऐसे आइसोमर्स हैं जो एक दूसरे से कैसे डिफर करते हैं, जस्ट उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनके प्रोटॉन जो है उनकी पोजीशन डिफरेंट होती है, प्रोटॉन जो ट्रांसफर हुआ होता है। ठीक है, उसके अलावा एडजस्टमेंट उन्होंने की होती है डबल बॉन्ड की। जैसे हमारे पास अगर आप ये एग्जाम्पल देखो तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान है, और CH2 का जब हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हुआ तो हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड पहले कार्बन और ऑक्सीजन में था वो अब हमारे पास कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड बन गया। जो पाई बॉन्ड है वो कहाँ बन गया, कार्बन और कार्बन के दरमियान। यानी हमने क्या किया, डबल बॉन्ड को एडजस्ट किया, और साथ में हमारे पास जो प्रोटॉन है उसका ट्रांसफर हुआ इस CH2 से ऑक्सीजन की तरफ, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो हमारे पास टोटोमर्स जो है वो हमारे पास जो है ऐसी स्पीशीज़ है, ऐसे आइसोमर्स हैं जो पोजीशन ऑफ प्रोटॉन और करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट और डबल बॉन्ड से डिफर करते हैं। टोटोमर्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक आइसोमर है ए, ठीक है, और दो आइसोमर्स है ए एंड बी। ठीक है, अब हमारे पास ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो सकता है और बी जो है वो जो ए में कन्वर्ट हो सकता है। यानी आप एक टाइम पे इस तरह नहीं कह सकते कि हमारे पास 100% ए है और 100% बी है, और वो इतनी रेडली एक दूसरे में वो होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं कि आप जो है 100% प्योर जो है वो ए या प्योर बी को जो है वो निकाल नहीं सकते। ठीक है, रिएक्शन में वो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है जिसके अंदर टोटोमेरिज्म का फिनोमिना हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास जो फिनोमिना है इस जो हो रहा है टोटोमेरिज्म का, इसमें से आप जो है ए और बी को प्योर फॉर्म में नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दीज कांट बी सेपरेटेड एक्सेप्ट स्पेशल मीन्स, कोई स्पेशल जो है तरीकों के थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ईजिली आप इन दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते अगर हमारे पास ए और बी आपके पास दो टोटोमर्स हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जिससे आपको ये ऊपर वाले पॉइंट ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली और जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आती है हमारे पास टोटोमेरिज्म के अंदर वो है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि कीटो फॉर्म होती है जो इनोल में कन्वर्ट होती है। ठीक है, यानी अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हमारे पास कीटोन है। ठीक है, अब कीटोन के अंदर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और साथ इसके लगा हुआ है CH2। अब कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हुए इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, अब हमारे पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है तो ये क्या करेगा कि इस CH2 में से एक हाइड्रोजन ले लेगा। जब जैसे हम अगर आप इसको इस तरह शो करो कि CH के ऊपर आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका हम आगे देखते हैं इसका मैकेनिज्म। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन ये ले लेती है, एज ए रिजल्ट ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए, क्योंकि जब इसने प्रोटॉन के साथ बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस उसके ऊपर लोन पेयर की फॉर्मेशन के लिए आ जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास इनोलिक फॉर्म बन जाती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ कि
कीटोन से हमारे पास क्या बन गया, इनोलिक फॉर्म बन गई, ठीक है। और ये दोनों जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म। इसमें हमारे पास क्या है कि नाइट्रोसो स्पीशी ऑक्साइम में चेंज होती है, और ये भी किसके थ्रू होती है, प्रोटोन ट्रांसफर एंड डबल बॉन्ड एडजस्टमेंट। इसमें भी यही होगा कि ये वाला जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास क्या करेगा, इस प्रोटोन को ले लेगा, जब ये लेगा तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे दोबारा इसको इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, और हमारे पास जो न्यू स्पीशी बनेगी इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास है इमाइन एनामाइन टोटोमेरिज्म। इसमें क्या होता है कि एक इमाइन जो है वो एनामाइन फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है। हमारे पास इसमें भी क्या होगा कि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारे पास यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है दोबारा यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में चले जाएंगे, और हमारे पास एनामाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रो एसी नाइट्रो टोटोमेरिज्म। इसके अंदर हमारे पास क्या है कि नाइट्रो फॉर्म है, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर है 2 लोन पेयर्स, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा कि इस CH3 में से एक प्रोटॉन ले लेगा, ये CH3 को हम इस तरह भी इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो पेयर है वो यहाँ पे अटैक करेगा प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऑक्सीजन का जो नाइट्रोजन का जो बॉन्ड था पाई बॉन्ड, वो ऑक्सीजन के ऊपर दोबारा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन कर देगा, और हमारे पास ऐसी नाइट्रो फॉर्म हो जाए जो है वो बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम एविडेंसेस की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो इंडिकेट करते हैं कि कीटो इनोल टोटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है इन अ मॉलिक्यूल। साइंटिस्ट ने एक मॉलिक्यूल लिया जिसका नाम था एसिटो एसिटिक एसिड। जब उन्होंने रिएक्शन करवाया तो उन्हें पता चला कि वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, HCN के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ भी, ब्रोमीन वाटर के साथ भी, और FeCl3 के साथ भी, ठीक है। इससे उन्हें क्या पता चला कि जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट कर रहा था तो हमारे पास ऑक्साइम की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। और ऑक्साइम की फॉर्मेशन जो है वो इंडिकेट करी थी कि उसके अंदर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। जब उन्होंने HCN के साथ रिएक्शन करवाया तब सियानोहाइड्रोजन की फॉर्मेशन हुई, जो इंडिकेट कर रहा था कि हमारे पास क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप है। ये दोनों चीज़ें तो उन्हें ठीक लगी कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन उन्होंने देखा कि जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो तब हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन हो रही है, जो इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो उससे उन्हें पता चला कि हमारे पास क्या है कि कोई हमारे पास एसिडो एसिटिक एसिड के अंदर हाइड्रोक्सिल वाली प्रॉपर्टी शो हो रही है, जो उनके लिए डिफरेंट था, ठीक है। अब जब ब्रोमीन वाटर के अंदर इसको डिसॉल्व किया गया तो उन्हें पता चला कि उस ब्रोमीन वाटर का कलर डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। कलर डिस्चार्ज हो गया, जिसकी वजह से इन्हें पता चला कि कोई ना कोई इसमें अनसेचुरेटेड भी अनसेचुरेशन जो है वो प्रेजेंट है। इसी तरह FeCl3 के साथ रिएक्ट करवाया तो उससे क्या पता चला कि रेडिश वॉयलेट कलर जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। इससे पता चला कि उसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यानी उनके पास जो है कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आई, कार्बोनिल वाली, हाइड्रोक्सिल वाली, और हमारे पास डबल बॉन्ड की। तो इस ये जो हमारे पास सारे रिएक्शन थे ये इंडिकेट कर रहे थे कि हमारे पास एसिटो एसिटिक एसिड के अंदर हमारे पास डबल बॉन्ड, हाइड्रोक्सिल और जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ है, तीनों वाली केमिकल प्रॉपर्टीज शो हो रही है। यानी हमारे पास ये इस फॉर्म में अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हमारे पास एक और फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप और जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप नहीं है बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप और डबल बॉन्ड है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसका 2 तरीके से हो सकता है, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म भी हो सकता है और बेस कैटालाइज मैकेनिज्म भी हो सकता है। एसिड और बेस दोनों होने की वजह यह है कि इसके अंदर प्रोटॉन ट्रांसफर की बात हो रही है, और बेस और एसिड दोनों इस काम के लिए यूज हो सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं एसिड कैटालाइज टोटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास एक एसिड होगा, जैसे H3O पॉजिटिव, या आप HCl ले लो, ये H2SO4 ले लो। अब हमारे पास एसिड का क्या काम होता है, प्रोटॉन देना, ठीक है। हमारे पास क्या करेगा, एसिड जो अपना प्रोटॉन देगा, यानी हमारे पास प्रोटोनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो एक्ट करेगा प्रोटॉन पे, और हमारे पास प्रोटॉन को ले लेगा, और हमारे पास H2O पॉजिटिव, H2O पॉजिटिव जो है वो हमारे पास H2O में कन्वर्ट, यानी हमारे पास पहले H3O पॉजिटिव था, ठीक है। H2O जो है वो निकल जाएगा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर लेके न्यूट्रल फॉर्म में हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो प्रोटोनेट हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो वाटर है, ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर। ये लोन पेयर इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा, और हमारे पास पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा। जब ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर देगा तो कार्बन की वैलेंसी जो कि 4 ही रहनी चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, वो 5, मतलब आपके पास मतलब अगर आप ये वाला बॉन्ड ना तोड़ो पाई बॉन्ड तो वो 5 है, लेकिन 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो कार्बन को अपना ये पाई बॉन्ड जो है वो तोड़ना पड़ेगा। और पाई बॉन्ड क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो इजीली टूट जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक नई फॉर्म बनेगी, इनोलिक फॉर्म, और हमारे पास H3O पॉजिटिव दोबारा जनरेट हो गया। यानी आपके पास क्या हुआ कि हमारे पास H3O पॉजिटिव दोबारा जनरेट हो गया, एसिड दोबारा जनरेट हो गया, और एसिड एज ए कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, तो इसे कहते हैं एसिड कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेस कैटालाइज्ड टोटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में
इसके फर्स्ट स्टेप पे एसिड यूज हुआ था, इसके फर्स्ट स्टेप पे बेस हो गया। बेस का क्या काम होता है, प्रोटॉन लेना। तो ये प्रोटॉन ले लेगा और यहाँ से जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। कार्बन डबल कार्बन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये जो पाई बॉन्ड है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आ गया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्रोटॉन को ले लेगा। नेगेटिव चार्ज हुआ प्रोटॉन, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये उसमें से प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास ये वाला जो बॉन्ड है वो हाइड्रोक्सिल के ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो हमारे पास लोन पेयर जो है वो जनरेट कर देगा। और ऑक्सीजन के ऊपर पहले 2 लोन पेयर्स थे, ठीक है, और अब हमारे पास कितने लोन पेयर्स हो जाएंगे, 3, ठीक है। और हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगा। अब इसके अंदर बेस दोबारा प्रोड्यूस हो गया, तो ये हमारे पास है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, ठीक है, टोटोमेरिज्म। अब हमारे पास एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड 2 तरह की टोटोमेरिज्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। प्रेडिक्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या होगी। अब आपने जितने भी ये प्रेडिक्शन देखे उसके अंदर आपने देखा, ऑब्जर्व किया होगा कि ये वाला हमारे पास जो है वो एरोज यूज हुए हैं, ठीक है। यानी हमारे पास क्या है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो हमारे पास कीटो और इनोल फॉर्म है ये एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन हमारे पास ये नहीं हमें मालूम कि कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म की तरफ इक्विलिब्रियम जा रहा है या इनोल से कीटो फॉर्म की तरफ, यानी हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट की तरफ है या रिएक्टेंट की तरफ ज़्यादा चीज़ कौन सी बन रही है। तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे पास स्टेबल कौन सा है, क्योंकि हमारे पास दुनिया में हर चीज़ उस तरफ जाती है जहाँ पे स्टेबिलिटी हो, ठीक है। स्टेबिलिटी की तरफ हर चीज़ जाती है, तो इसलिए हमारे पास जो है वो हमने देखना है कि कीटो फॉर्म की तरफ जा रही है, इनोल फॉर्म की तरफ जा रही है। जब इन्होंने स्टडी किया तो पता चला कीटो फॉर्म की तरफ जो है इक्विलिब्रियम जा रहा है, ठीक है। और वो क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न ये है कि जो कीटो फॉर्म होती है ना उसके अंदर हमारे पास होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड और कार्बन कार्बन का बॉन्ड। जब इनकी बॉन्ड एनर्जीज प्लस की गई तो 359 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी एक मोल को तोड़ने के लिए 359 किलो कैलोरीज रिक्वायर्ड थे। लेकिन इनोलिक फॉर्म को देखा गया तो पता चला कि उसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और इसकी बॉन्ड एनर्जीज है 347 किलो कैलोरीज पर मोल, ठीक है। अब हमारे पास जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में था, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कहेंगे कि जो कीटो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल है और जो हमारे पास इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ होगा, कीटो फॉर्म की तरफ। अब हमारे पास जो कीटो फॉर्म है वो थर्मोडाइनेमिकली ज़्यादा स्टेबल है। कितने ज़्यादा स्टेबल है, 12 किलो कैलोरीज पर मोल। लेकिन हमारे पास हमेशा ऐसे नहीं होता कि कीटो फॉर्म की तरफ ही इक्विलिब्रियम जाए, उसके लिए ये भी हो सकता है कि इनोल फॉर्म की तरफ भी हो, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंपल कीटोन्स होते हैं और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनके अंदर कीटो की तरफ ही होता है, लेकिन हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमारे पास इनोल की तरफ होता है। हम वो केसेस देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम जो इफेक्ट होता है, जो शिफ्ट होता है इनोल फॉर्म की तरफ, वो हमारे पास मतलब वो या फिर कीटोन की तरफ ज़्यादा हो जाता है या इनोल की तरफ ज़्यादा हो जाता है। एक है हमारे पास सोलवेंट और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हमारे पास आप एग्जांपल देख लो एसिटाइल एसीटोन की और एक इसकी कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म। अब कीटो फॉर्म के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखो तो हाइड्रोक्सल के हाइड्रोजन और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के दरम्यान क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनोलिक फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसी तरह अगर आप डिफरेंट सोलवेंट्स देखो जैसे CdCl3 DMSO है, तो इसके अंदर इनोल की डिफरेंट परसेंटेज है, कीटो की डिफरेंट परसेंटेज है, यानी सोलवेंट भी इफेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सोलवेंट पे डिपेंड करता है और दूसरा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है, वो सारे फैक्टर्स देख के हम फैसला करते हैं कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। और सोलवेंट पे क्यों डिपेंड करें कि सोलवेंट के साथ डिफरेंट इंटरेक्शन हो सकती है। हो सकता है कि कीटो फॉर्म हमारे पास एक सोलवेंट के अंदर ज़्यादा स्टेबल हो लेकिन दूसरे सोलवेंट के अंदर ना हो। तो हमारे जैसे अगर आप कीटो फॉर्म के ऑक्सीजन को कंसीडर करें तो वो किसी भी प्रोटिक सोलवेंट के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, सोलवेंट्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनमें से 2 हैं, ठीक है। तो हम जिसकी बेसिस पे ये देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।